बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम व्यू पॉइंट के साथ मैं हूं इमरान याकूब खान। नाज़रीन, वैसे तो आलमी सतह पर और कौमी सतह पर बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको आज भी ज़ेर बहस लाया जा सकता है। जैसा कि अगर हम कौमी सतह की बात करें तो वफाकी बजट पे आज भी बहस जारी रही, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम क्रिकेट के मैदान की बात करें तो जनूबी अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया को हराकर आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप जीत चुका है। इसके अलावा अगर हम आलमी सतह पर बात करें तो मौजूद बहस आज भी सारी दुनिया में इसराइल और ईरान की जंग ही है। लिहाजा हम भी आज अपने प्रोग्राम में सबसे पहले इसी मौजू पे बात करेंगे और इस पर यह भी बात होगी कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल का इजलास तो हुआ लेकिन किसी नतीजे के बगैर ख़त्म हो गया। इसराइल की तरफ से ये कहना कि ये जंग 2 हफ्ते मज़ीद जारी रह सकती है। क्या ये 2 हफ्ते के बाद हमें मज़ीद कितनी तबाही देखने को मिलेगी? और इसके अलावा ये कि ईरान जो है उसने जो इसराइल पे हमले किए हैं और ईरान की तरफ से जो ये कहा जा रहा है कि खैबर मिसाइल जो है उससे मज़ीद जो है इसराइल को नुकसान पहुंचाया जाएगा, तो क्या वाकई ही ईरान के पास ये कैपेसिटी है कि वो इसराइल का वाकई ज़्यादा नुकसान कर सके? ये बात भी डिस्कस करेंगे। और फिर प्रोग्राम के आखिर में ख़ास तौर पे कौमी वफाकी बजट के हवाले से बात होगी कि सिंध और केपी ख़ास तौर पे दोनों सूबों का बजट जब पेश किया गया है और दोनों सूबे ही वफाकी बजट से नाला नज़र आते हैं, वफाकी हुकूमत से नाला नज़र आते हैं, तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनके शिकवे शिकायत जायज़ हैं या सिर्फ सियासत के तौर पे ये बातें की जा रही हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मंसूर जाफ़र, जो कि माहिर अमूर मशक़ वस्ता भी हैं, सीनियर साफ़ी और तज़कियाकार हैं। थैंक यू वेरी मच मंसूर भाई। सर, ये बताइएगा कि ईरान और इसराइल की जो हालिया जंग है इसमें आप तो मिडल ईस्ट का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? ये जंग लंबी चलेगी या कोई सालसी हो जाएगी? ये इस वक्त जो तूफान बरपा है और ख़ास तौर पे एक ज़लज़ले की कैफियत है, ये जिस तरीके से ये जंग आगाज़ किया गया है, यकीनन उसके लिए अमेरिका और इसराइल एक अरसे से जो है वो ख्वाब बुन रहे थे, तैयारियां कर रहे थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो रद्द-ए-अमल ईरान की तरफ से देखने में आया, उसे देखते हुए लगता है कि ये जंग जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है। बिलखुसूस ये बात इसलिए भी यानी तयक़्क़ुन के साथ कही जा सकती है कि इस वक्त तक अमेरिका ने किसी किस्म का कोई इंदिया ज़ाहिर नहीं किया कि इसराइल को लगाम दे या इसराइल की जो इस वक्त हाई हैंडेडनेस है उसके लिए कोई रास्ता तलाश करे। लेकिन आप साथ साथ पैरेलल देख रहे हैं कि इस जंग की जो हौलनाकी है या इसका जो एक बड़ा स्पेक्ट्रम आने वाले दिनों में लग रहा है कि वो खुल सकता है, उसको इस वक्त रीजनल पावर जो हैं और इलाकाई इस वक्त जो ममालिक हैं उन्होंने भांप लिया है। और यही वजह है कि इस वक्त बड़ी हेक्टिक डिप्लोमेसी जो है, चाहे वो सऊदी अरब की तरफ से हो या दीगर इवन अमेरिका जो है इस मामले में जिस तरीके से ऑन बोर्ड है। अभी सऊदी जो वलीअहद हैं उनके अमरीकी सदर के साथ बात हुई है, अभी कुछ देर पहले उनकी बरतानी वज़ीर आज़म के साथ बात हुई है। मैं समझता हूँ कि इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब गज़ा की जंग पिछले 20 माह से जारी है तो ओआईसी का इजलास और अरब लीग का इजलास और अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास या इस नौइयत की जो राब्ताकारी है वो आपको इस सूरत के साथ देखने को नहीं मिलती। उसकी बुनियादी वजह यही है कि अब ये जंग जिन घरों के दरवाज़ों पर आकर खड़ी हुई है या उनके अंदर दाखिल होने की इस वक्त एक पोटेंशियल के तौर पे मौजूद है, ये उसी की मैं समझता हूँ फुर्तियाँ हैं, ये उसी की तेज़ियाँ हैं। अदरवाइज़ आज भी बाय द टाइम वी स्पीक खाने यूनस में इसराइल ने जो भूखे नंगे फ़लस्तीनी हैं उनको वहाँ से इनखला का एक नया हुक्मनामा जारी किया है। वो जाएँ तो जाएँ कहाँ? रफ़ा सरहद बंद है, सारी दुनिया ने उनका मुहासरा कर रखा है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कम से कम इस जंग ने जो लेसन इसराइलियों को दिए हैं कि इसराइलियों को कम से कम जंग की हिद्दत और शिद्दत जो है वो महसूस हुई है। उन्होंने जो एक रात बंकरों में गुजारी है, अगर उन्हें इस तरह की मज़ीद कोई 10-12 रातें जो है वो बंकरों में गुजारना पड़ गई तो मैं समझता हूँ कि इस जंग का यानी जो फ्यूचर है वो इस पूरे खित्ते की पॉलिटिक्स को जो है वो रीअलाइन कर देगा। और इस वक्त जिस मुद्दे को या जिस इशू को बुनियाद बनाकर ये हमला किया गया था, आया इस वक्त तो बैन-अक़वामी कानून में भी उसका कोई जवाब नहीं है इसराइल के पास। यकीनन इसराइल के लिए न तो कोई इंसानी हकूक़, न बैन-अक़वामी कानून और ना ही किसी आलमी इदारे की करारदादें कोई हैसियत रखती हैं। लेकिन आज तक
वो निहत्थे फ़लस्तीनियों पर ही जुल्म करता आया है। अब उसे बराबर नहीं तो कम से कम एक ऐसी पुरअज़्म, मैं समझता हूँ, रियासत या अवाम के साथ उसका पाला पड़ा है कि अभी इस वक्त जो आपको तल अबीब से जो मनाज़र देखने को मिल रहे हैं, जो आपको इसी तरीके से खुद इस वक्त जो पूरे खित्ते के अंदर, यानी मैं समझता हूँ मुंचाक की जो कैफियत है, वो कम से कम ये ज़रूर बता रही है कि इस जंग को तूल देने का पोटेंशियल ईरान के पास भी मौजूद है। अमेरिका और इसराइल का तो ये बिजनेस है कि वो जंगें करते हैं, अच्छा असला मंसूर बेचते साहब, हैं, खरीदते हैं। मंसूर साहब, जी। कुछ तज्जियाकारों का कहना था जिस तरह से इसराइल ने ईरान पे हमला किया था और जितना ईरान को नुकसान पहुंचा था, तो उनका ख्याल था कि शायद ईरान उस तरह से जवाब ना दे पाए और उसका मुकाबला उस तरह से ना कर पाए। लेकिन जिस तरह से ईरान ने फिर मिसाइल से हमला किया और जो बने, तो क्या आप समझते हैं कि ईरान जो है इसराइल पर एक बड़ा और कारगर हमला कर सकता है? देखिए जी, एक तो है कि आपने हमलों के जरिए जंग जीतनी है। इस वक्त होता है इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं, इस तरह की जो जंगें हैं, और ख़ासतौर पे आज की जो मॉडर्न वारफेयर है, उसमें तो हौसले तोड़े जाते हैं। तो कौन कितनी देर तक इस जंग को बर्दाश्त कर सकता है? मैं फिर आपका कंपैरिजन करना चाहूँगा गज़ा के साथ कि 20 माह से वो जंग जारी है। उसका फ़लस्तीनियों का हौसला नहीं टूटा। अगरचे इस वक्त ईरान के पास रिलेटिव बेसरो सामानी है, असले के हवाले से, गोला बारूद के हवाले से, टेक्नोलॉजी और टेक्निक के हवाले से, क्योंकि ईरान पिछले 25 साल से जो है वो बैन अवी पाबंदियों का शिकार है, और उसमें सर फहरिस्त अमरीका की तरफ से जो पाबंदियां थी, यकीनन उसका एक बड़ा इम्पैक्ट जो है उनके फौजी साजो सामान पर और उनके गोला बारूद पर, सब पर है। लेकिन उसके बावजूद इस बेसरो सामानी के आलम में भी ईरान ने जिस तरीके से अपने डिफेंस को इन्वेंसिबल बनाने के लिए जो भी तैयारी की थी, उसका मैं समझता हूँ उन्होंने तकरीबन 5 वो इस वक्त तक इस्तेमाल किया है या उसका इजहार किया है। क्योंकि दुनिया के लिए ये बात बायस हैरत थी कि एक ऐसा मुल्क कि जिसके पास अपने जो सदर हैं उसके हेलीकॉप्टर को रिपेयर करने के लिए स्पेयर पार्ट तक नहीं बाहर से मंगवा सकते, तो जब ईरान ने सबमरीन से इसराइल पर रॉकेट दागे तो दुनिया शशदर रह गई। अब ये वो चीज़ें हैं कि जो वक्त के साथ साथ ज़ाहिर है ईरान ने इसको बड़ा ग्रेजुअली प्लान किया है, और ख़ास तौर पे इस ऑपरेशन का नाम उन्होंने वादा सादक रखा है, यानी सच्चा वादा, और इसको उन्होंने फेजेस में तकसीम किया है। अब तक ईरान ने उसकी 5 फेजेस जो है वो एग्जीक्यूट की हैं। तो आपने उसका एक पॉलिटिकल आउटकम भी देख लिया है, मिलिट्री आउटकम भी देख लिया है, अगरचे उसमें वो लॉस ऑफ मैन एंड मटेरियल नहीं दिखाई देता इसराइल के एंड पे, जितने बड़े पैमाने पे सफरिंग जो है वो ईरान की है। ईरान की टॉप लीडरशिप मिलिट्री की और उनके जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, उनकी एक यानी दर्जनों की तादाद में शहादतें जो हैं वो हो चुकी हैं। लेकिन आपके इल्म में है कि जंगों का तो साजो सामान या जंगों का जो चारा है वो इंसानी जानें ही होती हैं, और ख़ास तौर पे जो फौजी जो आप कह लीजिए जो कैडर होता है, वो तो इस दिन का शायद इंतज़ार कर रहा होता है कि कौन सी जंग लगे और उसमें वो जाम शहादत नोश करें, और इसको वो बड़े फ़ख्र के साथ जो है वो एम्ब्रेस करते हैं, और उसके बावजूद उनके हौसले नहीं टूटे। आप देखिए कि आर्मी चीफ और दीगर उनकी जो चेन ऑफ कमांड है, जैसे ही उसको इसराइल ने असैसिनेट किया, ये बातें कंफर्म हुई, इमीडिएटली ईरान की जो सियासी और उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, रूहानी लीडरशिप थी, उन्होंने उनकी फौरन रिप्लेसमेंट जो है वो मुतय्यन कर दी, जिस तरीके से एक जंग के अंदर कोई वैक्यूम की सिचुएशन ना बने। तो ये मैं समझता हूँ एक ईरान के पार्ट पे भी जो एक अपनी जो चेन ऑफ कमांड है उसको इंटेक्ट रख के उन्होंने साबित कर दिया कि हमारे हौसले भी बुलंद हैं, और हम जिस जा रहे दुश्मन ने रात के अंधेरे में हम पर वार किया है, हम भी उसे इसी नौयत का मजा चखाएंगे। अच्छा सर, ईरान ने जो अपना जो पहला सर ये फरमाइएगा कि पासदारान इनकलाब ने ऐलान किया कि इसराइल पर खैबर मिसाइल जल्द ही दागे जाएंगे और उससे वो नतीजा निकलेगा कि दुनिया हैरान रह जाएगी, इस पे आप क्या कहेंगे? इसमें कोई शक नहीं जी, जिस यानी शख्सियत के नाम से या जिस किला खैबर के नाम से ये मौसूम है, उसकी तो अपनी एक तारीख है, और यकीनन जो लोग उस तारीख से वाकिफ़ हैं उन्हें इस हथियार की हिद्दत और शिद्दत का भी अंदाज़ा होगा कि इससे कितने बड़े पैमाने पे और कहाँ तक जो है ईरान जो है वो मार करने की सलाहियत रखता है। यकीनन अब इसको तो जो स्ट्रेटेजी जिस अंदाज से ईरानी क़यादत और उनकी अस्करी लीडरशिप जो है वो एग्जीक्यूट करेगी, उसके बाद ही इसके पोटेंशियल या इसके जो नुकसानात हैं उस पर बात की जा सकती है। लेकिन इस वक्त जो जंग में जो कर्रो फर्क का मामला होता है, मैं समझता हूँ उसमें ईरान
बिल्कुल जिसे कहना चाहिए 100/100 नंबर ले रहा है। और इस वक्त जो सोशल मीडिया की जिस अंदाज से जो लड़ाई है, या आप यानी जिसे आप कह सकते हैं एक मॉडर्न वारफेयर के जितने भी टूल्स हैं, चाहे वो पब्लिक रिलेशन के मैदान में है या अदरवाइज, तमाम के तमाम में ईरान, इसराइल और अमेरिका को बड़ा टफ टाइम दे रहा है। यही वजह है कि अमेरिका जो है एक दिन में रूबियो जो है उनका कुछ बयान देते हैं, और अगले दिन सुबह में अमेरिकी सदर जो है वो उसी बयान की एक तरदीद कर देते हैं। इसी तरीके से अगर आपने रिसेंटली देखा हो तो बहुत ही एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें इसराइली फौज के जो तर्जुमान हैं, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है, उसमें जब उनसे सवाल किया गया इसी इसी जंग के हवाले से, तो उनकी जो बेचैनी और उनका जो एक जिसे कहना चाहिए जिस तमतराक से वो पहले बात किया करते थे, उसमें इस कदर ज्यादा शर्मिंदगी का एलिमेंट, और वो इस कदर हचकिचा के बात कर रहे थे कि जिससे अंदाजा हो रहा था कि उन्हें इस जंग के हवाले से जो अंदरूनी इंफॉर्मेशन मिली है, जिसको यकीनन मीडिया पब्लिक नहीं किया गया, क्योंकि इस वक्त आज़ाद मीडिया और ख़ासतौर पर अरब मीडिया है उसकी तेल अवीव में या जो मकबूजा फ़लस्तीन या इसराइल है उसके अंदर रसाई जो है वो महदूद रखी हुई है। और उसको और ख़ुद आवाम को इस बात की सख्त हिदायत की गई है कि वो नुकसानात से मुतल्लिक किसी किस्म की वीडियोज़ या तबसरे या कमेंट्स जो हैं वो पोस्ट ना करें। उसकी हिकमत अमली तो यही बताई गई है कि ताकि दुश्मन को जो है हमारे अहदाफ का अंदाज़ा ना हो सके या हमारे लॉस का अंदाज़ा ना हो सके। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईरान जो है वो इस जंग के इब्तदाई मरहले में जो एक दुश्मन की सफ़ों में एक जल्जला पैदा कर सकता था, उनको एक परेशानी से दो चार कर सकता था, उसमें वो तकरीबन इस वक्त मुकम्मल तौर पे कामयाब दिखाई दे रहा है। मंसूर साहब आपने जो ह्यूमन लॉस मंसूर साहब आपने जो अमरीकी बयानात का जिक्र किया, तो अमेरिका ने पहले तो अपने आप को इस जंग से अलग थलग रखा, लेकिन और ये कहा कि अमेरिका इसमें शामिल नहीं है। लेकिन अब अगर देखें तो अब तो बाकायदा सदर ट्रंप ईरान को धमकियां देते नजर आते हैं। जी, और जिस बाजारी अंदाज में वो धमकियां दे रहे हैं, वो मैं समझता हूँ कि अमरीकी अवाम की इससे बड़ी तौहीन और नहीं हो सकती कि जो दुनिया को डेमोक्रेसी और स्टेट्समैनशिप का दर्स देते हैं, उसमें वो ईरान को ये धमकियां दे रहे हैं कि हम आपको सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे, हम आपको इबरत का निशान बना देंगे, हम आपको तबाह और बर्बाद कर देंगे। तो ये एजेंडा लेकर अगर अमरीकी सदर जो है वो आए हैं, आप देखिए कि ये वही अमरीकी सदर हैं कि जिन्होंने माजी में अपने पहले दौरे हुकूमत में जो एक ईरान के साथ पूरी दुनिया ने माहिदा किया था, यूरोप और दीगर जो 5+ थे उन्होंने माहिदा किया था, उस माहिदे को इन्होंने ही 2018 में आके जो है वो सबोताज किया। और आज अपने दूसरे दौरे इक़्तिदार में, क्योंकि उनका वो एजेंडा अनफिनिश रह गया था, उसको मुकम्मल करने के लिए उन्होंने एक बार फिर अपनी आउटपोस्ट इसराइल को थपकी दी है और उसको शाबाश दी है कि ईरान पर हमला कर दिया जाए। और उसके बाद फिर जैसे ही उसकी तबाही और बर्बादी की दास्तान पब्लिक हुई है, तो अपने आप को डिसएसोसिएट करने के ऐलानात कि हमारी तो मर्जी और मंशा के बगैर हुआ है। क्योंकि सारी दुनिया ने इसराइल जब गजा पर हमला किया गया था तो उस वक्त किसी ने बैन अवी कवानीन और इनकी धज्जियां बखेरने की बात नहीं की थी, जबकि अब इब्तदा में ही फौरी तौर पे ख़ास तौर पे जो बैन अवी जौहरी एजेंसी है, जो उसके सरबराह हैं, उन पर जो इस वक्त उंगलियां उठाई जा रही हैं कि वो इस वक्त एक कम्प्लिस का किरदार अदा कर रहे हैं। एक दुश्मन ईरान का इसराइल और अमेरिका का साथ देते हुए उन्होंने जो गलत रिपोर्ट्स दी हैं, जिसको बुनियाद बना के इसराइल ने अमेरिकी सरपरस्ती में ईरान पर हमला किया है। मैं समझता हूँ ये भी एक चीज़ अपनी जगह महल नज़र है। और ख़ास तौर पे किसी भी मुल्क की जो जौहरी तनसीबात जिसके बारे में उन्हें तयक्कुन है कि यहाँ पे कोई एटमी हथियार बन रहे हैं, उसको इस तरीके से टारगेट करना मैं समझता हूँ खुद एक बहुत बड़ा जंगी जुर्म है। अगर वहाँ पे कोई मौजूद ताबकारी के असरात हुए या अनासर हुए और वो फैल गए खत्ते में और पूरे इस रीजन को उसने अपनी लपेट में ले लिया, ऐसी सूरत में इसराइल और अमेरिका अपने जंगी जुनून को किस अंदाज से जस्टिफाई कर सकेंगे। लेकिन मंसूर साहब, ये सारे सवाल, लेकिन मंसूर साहब बहुत सारे जो माहिरीन हैं, जंगी माहिरीन, उनकी तरफ से एक सवाल जो है वो बड़ी शिद्दत के साथ उठाया जा रहा है कि इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद जो है उसकी नेटवर्किंग ईरान पे इतनी ज़्यादा थी और इतना मजबूत नेटवर्क था उनका ईरानी सरजमीन पे कि आप देखें कि उनकी कितनी एक्यूरेसी के साथ उनकी खबरें पहुंची और इतना बड़ा ईरान का नुकसान हुआ। तो क्या आप ये नहीं समझते कि ये ईरान की इस हवाले से एक नाकामी है कि उनको मोसाद की कार्रवाइयों का पता ही नहीं चल सका? जी, मैं समझता हूँ कि यकीनन मोसाद का जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है उसके हवाले से तो एक मुसल्लमा ये बात कही जाती है कि वो काफ़ी
मतलब डीपली पेनिट्रेट करते हैं, और ख़ासतौर पे अरब दुनिया में उनका जो इन्फ्लुएंस है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। यहाँ पे मैं इशारा करना चाहूँगा, जो ईरान की तरफ से जो रा के साथ जो उनका तालमेल था और जो भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ उनकी जो सहूलियतकारी थी, वो भी मैं समझता हूँ एक तरह बैकफायर किया है, क्योंकि इस वक्त जो ड्रोन दागे गए हैं विद इन दी ईरानी टेरिटरी, वो बताया यही जा रहा है कि वो इसराइली ड्रोन्स जो हैं वो उन्हीं अनासर ने फायर किए हैं जिनको एक लिहाज से किसी तरह ईरान जो है वो अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ के तौर पे इस्तेमाल करता रहा, और उनके लिए चाबहार और चाय बहार सब कुछ खुला था। तो अब मैं समझता हूँ कि उन्होंने जिस अंदाज से ईरान की पीठ में छुरा घोंपा है, वो भी ईरान के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ पे अगर हम यकीनन उस तमाम प्रोसेस का, यानी जो सफरर है वो हम हैं, क्योंकि हमारा जो बलूचिस्तान सिस्तान का जो इलाका इनके साथ मिलता है, वहाँ से जिस अंदाज से BLA की इन्फिल्ट्रेशन इस हमारे पाकिस्तान के रीजन में और बलूचिस्तान में है, वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन आप पाकिस्तान की आला ज़रफ़ी देखिए कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस समेत हमारे वज़ीर आज़म, सदर, आर्मी चीफ तमाम ने इस वक्त ईरान के साथ बहुत ही गैर मशरूत इज़हार यकजहती का इजहार किया है, और इस जंग के कंटेन करने के हवाले से अपनी जितने भी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं, क्योंकि इस वक्त जो फील्ड मार्शल जो है वो अमेरिका के दौरे पर हैं, मैं समझता हूँ कि वहाँ पे भी यकीनन वो पर्टिनेंट फोरम पर इस बात को ज़रूर उठाएंगे। और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान के लिए एक लेसन है, एक टेक होम लेसन है, वो यही है कि आपकी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उस पर किसी किस्म का जो कॉम्प्रोमाइज़ है वो आपके डिफेंस को जो है वो इसी अंदाज से चरके लगा सकता है जिस तरह इस वक्त ईरान के डिफेंस को लगे हैं, क्योंकि ईरान को मंसूर साहब आपने पाकिस्तान का जिक्र किया, तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ ने तो टेलीफोन करके ईरानी सदर से रब्ता भी किया और इसराइल के हमले की ना सिर्फ भरपूर मजम्मत की है, बल्कि ख्वाजा आसिफ साहब का बयान शायद आपकी नज़र से गुजरा हो, वज़ीर दिफा है हमारे, उनका तो ये कहना है कि तमाम मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद होकर इसराइल का मुकाबला करें, क्योंकि आज अगर मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद ना हुई तो कल सब की बारी आएगी। आप वज़ीर दिफा की इस मौक़िफ़ से क्या मुत्तफिक हैं? जी, मैं समझता हूँ जी कि उन्होंने नविश्ता ज़िवार जो है उसकी तरफ इशारा किया है, क्योंकि इस वक्त राइटिंग ऑन द वॉल तो यही है, क्योंकि इसराइल जो जारे दुश्मन है और उसके जो एक्सपेंशनल डिज़ाइन है वो किसी से ढके छुपे नहीं है। उन्होंने तो अरब दुनिया को जो अपना बुनियादी टारगेट बना रखा है, और अरबी में उन्होंने ये इबारत अपनी पेशानी जो इसकी पार्लियामेंट की उस पर तहरीर कर रखी है कि मुल्कों के या इसराइल मिनल फुरात इलन नील, कि इसराइल तेरी ममलकत, तेरी किंगडम जो है वो फुरात से नील तक, और ये पूरा एक आप कह लीजिए जो किला खैबर तक का इलाका है उस तक उनकी रसाई, क्योंकि ये वो यहूद हैं कि जिनको उस किला खैबर से निकाला गया था, धत्कारा गया था, तो वो वहाँ तक वापसी के अज़ाइम रखते हैं। और आप देखिए कि इस वक्त इसराइली जो लीडरशिप है पॉलिटिकल, उसको इस कदर ज़्यादा हौसला मिल चुका है कि वो कोविड के बाद से पहली मरतबा मस्जिद अक्सा को नमाजियों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद करने की उन्हें ज़रूरत हुई है, और नेतन्याहू जैसा एक करप्शन में माखूज वज़ीर आज़म जो है वो मस्जिद अक्सा के ज़ेरे ज़मीन सुरंगों के अंदर जो है अपनी वीडियो जो है वो वायरल करता है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हरमैन शरीफैन के दिफा के हवाले से जो एक्टिविटीज़ होती थी, उन्हें अब ये तीसरा मुक़द्दस हरम जो है जो मुसलमानों का किबला अव्वल है उसके दिफा के लिए जो इस वक्त चाहे वो फ़लस्तीनी जद्दोजहद कर रहे हैं या दीगर जो भी ममालिक उनके साथ किसी तरीके से शरीक है, उनके हाथ मजबूत करने की ज़रूरत है। अदरवाइज जिस तरीके से एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा, क्योंकि आज आप देखें कि ये जंग उर्दन के बॉर्डर पर खड़ी है, और उसके बाद जिस तरीके से उर्दन ने बजाय ये कि उम्मत मुसलमान या फ़लस्तीनियों का तर्जुमान या पुश्तिबान बने, उन्होंने अपनी सरजमीन से फाइटर प्लेन उड़ा के ईरान से जो इसराइल पर दागे जाने वाले जो ड्रोन हैं उनको गिराने की एक्टिविटीज़ में शरीक किया, और बड़े फखरिया अंदाज में उनकी वीडियोज़ जो हैं वो सोशल मीडिया पे वायरल की हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो वहाँ पे 63% फ़लस्तीनी मुहाजिरीन उर्दन के अंदर आबाद हैं और उनकी पार्लियामेंट के अंदर नुमाइंदगी है, ये उनके जख्मों को नमक पाशी है। नाज़रीन, आपने मंसूर जाफर साहब की गुफ्तगू सुनी। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब। थैंक यू वेरी मच आमिर साहब, आपने टाइम दिया।
सर यहीं से शुरू कर लेते हैं कि क्या आप समझते हैं कि बाकायदा जो ये कोई एयर वार के ख़तरात मौजूद हैं और बाकायदा एयर वार हो सकती है? जी बहुत शुक्रिया आपका। जब भी जंग शुरू की जाती है तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और उन्हीं के साथ मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स को अलाइन होना चाहिए जो बड़े जरूरी हैं। तो मेरा ख्याल में जो इसराइल के मकासद थे, और ये ऐसा नहीं था कि मतलब उन्होंने ये जो एक्शन किया है ये कोई अचानक से किया। इसके लिए वो मेरा ख्याल में पिछले 10 12 15 साल से तैयारी कर रहे थे। और ये एक बहुत एक ऐसा वाकया था जिसको मेरा ख्याल में सारी दुनिया जानती है कि इसको होना जरूर था। ये टाइम और प्लेस वाला चक्कर था, लेकिन ये एक हकीकत थी कि इसराइल ने ईरान को कभी भी न्यूक्लियर इस तरह से डेवलप नहीं करने देना था कि वो उसको वेपनाइज कर सके। तो उसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे उसमें मेरा ख्याल में जो 3 चीजें शामिल थी उन्हीं को उसने अहदाफ बनाया है, जिसमें उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम था, उनका मिसाइल टेक्नोलॉजी थी जो कि उसकी बैकबोन समझी जाती है ईरान की। और वो खुद भी उसको इंडिजिनसली डेवलप करते हैं, और वो एक मेरा ख्याल में उसमें काफी प्रोफिशिएंसी भी रखते हैं। और तीसरी चीज जो थी उनके रिपब्लिकन गार्ड्स की लीडरशिप, और यानी कि मिलिट्री लीडरशिप, और उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। ये जो ह्यूमन रिसोर्स थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इस ह्यूमन रिसोर्स ही ने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे लेके जाना था, और जो मिलिट्री लीडरशिप थी उन्होंने रिस्पॉन्स देना था जो भी जारहियत इसराइल ने करनी थी। तो ये इन सब की अगर आप देखा जाए तो एक पूरी प्लानिंग की गई, और उस ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए पिछले कोई अगर आप 5 10 साल का एक मैपिंग करें पूरे उस रीजन की और वाकयात को देखें, तो उन्होंने तमाम उन कंट्रीज को न्यूट्रलाइज किया जो प्रॉक्सीज थी ईरान की, और जो उनके लिए किसी किस्म का हर्डल बन सकती थी। वो उनमें चाहे वो पैलेस्टीन मतलब गाजा वाला था एलिमेंट, लेबनान वाला था, सीरिया था, और इसी तरह इराक था, आमिर प्लस साहब, यमन था। आमिर साहब, ये सारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि बाकायदा एयर वार हो सकती है? जी एयर वॉर देखिए, एयर वॉर तो तब होती है ना जब बैलेंस ऑफ फोर्सेस वाला एलिमेंट होना बहुत जरूरी है। अब जो एयर वॉर है उसको अगर इस तरह से आप देखें कि जहाजों की जंग होगी, तो इसराइल के मुकाबले में ईरान के जो जहाजों की कैपेबिलिटी है वो बहुत खास है नहीं मौजूद। उनके पास ज्यादा टेक्नोलॉजी मिसाइल की टेक्नोलॉजी है, और उनके जितने जहाज हैं जिनमें F-14 और पुराने मतलब वो 4th जनरेशन जहाज भी नहीं है जो कि इस वक्त ईरान के पास मौजूद हैं, जबकि इसराइल के पास 5th जनरेशन F-35 अवेलेबल है। उनके पास F-16 हैं, F-15 हैं जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट है, और उनके वेपन्स भी बहुत हैं। तो एयर वॉर अगर होती है तो उसमें जाहिर बात है कि इसराइल की एक सबकत भी होगी, और जो दरमियान में जो हिस्सा है, जो जितने ममालिक आते हैं वो सब जो हैं होस्टाइल हैं ईरान के अगेंस्ट। तो मैं ये जरूर देखता हूँ कि इस तरह के मिसाइल वाला जो एलिमेंट है या सरफेस टू सरफेस मिसाइल वो जरूर चलाएगा ईरान, और चलाता रहेगा जब तक कि वो काफी सारे उनको हदफ नहीं बना लेता, उनके मेन बिल्डिंग्स को, उनके लोगों को, उनकी लीडरशिप को, और डैमेज नहीं करता। क्योंकि ईरान का जिस तरीके से उन्होंने डैमेज किया है, कोई लेवल ऑफ पेन एंड पनिशमेंट तो होना चाहिए। और अच्छा, जिस तरह का ईरान के लोग हैं और जिस तरह के बहादुर वो कौम है, वो इस तरह से बैठेगी तो नहीं, मतलब बेइज्जती करा के तो नहीं बैठेगी, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स तो वो देती रहेगी। अच्छा सर, ये खबरें भी आ रही हैं कि ईरान ने इसराइल के 3 जो फाइटर तैयारे हैं वो मार गिराए हैं और 2 पायलट भी गिरफ्तार हैं। जी देखिए, मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे जितनी खबरें आई हैं उसमें कोई ऐसा वाज़ेह किस्म का सबूत नहीं मिला। मगर क्या ये जहाज गिर सकते हैं? मैं समझता हूँ जरूर गिर सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े मतलब अमेरिकन ने भी जब भी ऑपरेशंस किए हैं इस तरह के लार्ज स्केल, चाहे वो इराक में हो चाहे वो कोसोवो में हो, उनके जहाज गिरे हैं। और ये जहाज ना सिर्फ मतलब ईरान के एयर डिफेंस गिरा सकती है, बल्कि खुद मतलब इनके जो दरमियान में ममालिक आते हैं, जो बॉर्डर स्टेट्स हैं जिनमें ये एयर डिफेंस सिस्टम लगाया हुआ था और जो इंगेज भी कर रहा था जहाजों को, वो भी कोई कर सकता है। ये जो फॉग ऑफ वॉर होती है
जिस वक्त ये चीजें चल रही होती हैं तो उसमें हमेशा कोई ना कोई ऐसे हादसा जरूर होते हैं। और ये भी बड़ा मुमकिन है क्योंकि ईरान का काफी सारा एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो अभी तक मेरा ख्याल में मौजूद है, क्योंकि इनके सारी जितनी मिलिट्री एसेट्स थे वो काफी सिक्योर जगहों पे थे और काफी डग इन थे, और उनको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल था। ये कहना कि इसराइल ने उनको बिल्कुल तहस नहस कर दिया है, उनकी तमाम जोरी का मतलब कैपेबिलिटी को भी और हथियारों को भी, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ये मुमकिन भी हो सकता है कि उन्होंने जहाज गिराए हों, लेकिन मैं पर्सनली इसकी तस्दीक नहीं कर सकता। इन ऑपरेशंस में F-35 उन्होंने बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए हैं, उनसे वेपन्स भी दागे हैं, तो ये मुमकिन जरूर है कि वो गिर सकते हैं जहाज। अच्छा सर, अब ये भी ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि अगला हमला जो है खैबर मिसाइल, जो उनके सबसे जो है कारआमद मिसाइल समझे जाते हैं, उससे करेंगे। और इसराइल, जैसे आपने कहा कि वो इसराइल ने जितना उन्हें जख्म पहुंचाया है, ईरान खामोश तो नहीं बैठेगा। तो आप क्या समझते हैं कि इसराइल जो है उसका कोई भारी नुकसान इन मिसाइल के ज़रिए से ईरान करने में कामयाब हो जाएगा? क्योंकि जो एयर डोम के इतने चर्चे हैं उसमें ये सारा काम आपको कितना मुमकिन नज़र आता है? देखिए जी, ईरान ने मिसाइल की जो टेक्नोलॉजी है और ड्रोन टेक्नोलॉजी में बड़ी उनकी काबिलियत है, और उन्होंने बड़ी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वो हासिल की है, क्योंकि उनके पास काफी सैंक्शंस लगी हुई थी, उनके पास कोई जदीद हथियार तो नहीं अवेलेबल थे, ना रशिया ने उनको दिए ना चाइना ने दिया, हालांकि उनके साथ उनके ताल्लुकात ठीक हैं, लेकिन बहुत जदीद तरीन हथियार उन्होंने जितने भी हैं वो अपनी कैपेबिलिटी के मुताबिक उन्होंने डेवलप किए, और उसमें मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है वो उनकी नीश टेक्नोलॉजी समझी जाती है, और वो काफी हद तक उनके पास एक स्टेट ऑफ द आर्ट आप कहने तरीके से मौजूद है। और ये भी हमें देखने में आया है कि पिछले जो एक दिन जो कल के दिन जितने उन्होंने मिसाइल मारे, उसमें कम से कम तकरीबन 5 या 8% या 10% मिसाइल जरूर उनके एयर डिफेंस के अंदर से गुजरे हैं इसराइल के, और वो शो करता है कि उनके मिसाइल इस काबिल हैं, उनकी कैपेबिलिटी है कि वो उस इतने डिफेंसेस को, आप देखें वो 3 लेयर्स ऑफ डिफेंस है, जिसमें उनके एरो सिस्टम है, उसके बाद उनका डेविड स्लिंग सिस्टम है, और उसके बाद उनका आयरन डोम है। ये 5 किलोमीटर से लेकर तकरीबन 2000 किलोमीटर तक टारगेट्स को इंगेज कर सकता है जो मिसाइल अंदर आ रहे होते हैं इसराइल के। तो उनके अंदर भी अगर ये घुस के उन्होंने नुकसान पहुंचाया है, उनकी बिल्डिंग्स को, उनका जो हेडक्वार्टर है मिलिट्री का उसको भी हिट किया है, जो बड़ा सिंबॉलिक चीज समझी जाती है, एक किस्म का उनका पेंटागन है। तो ये एक बड़ी मेरा ख्याल में उनकी एक और ना सिर्फ ये बल्कि ईरान ने एक जो स्ट्राइक जो इसराइल की थी उसको एब्जॉर्ब किया है, उसके होते हुए भी उनके मिसाइल इतने मौजूद हैं क्योंकि वो सिक्योर जगहों पर उन्होंने रखे हुए थे। हमें ये अंदाजा था कि शायद उनके मिसाइलों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा होगा, लेकिन अभी भी उनके पास वो काबिलियत या वो मतलब कैपेबिलिटी मौजूद है कि उन्होंने इसराइल को मिसाइल मारे हैं, उनकी सिटीज में जाके लगे हैं, उनकी बिल्डिंग्स में लगे हैं, और उनको किसी हद तक नुकसान जरूर हुआ है। तो बहुत मेरा ख्याल में ये मामला वो जरूर जितना कर सकेंगे वो उसको किसी हद तक कंटिन्यू तो डेफिनेटली करेंगे, और कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकें इसराइल। नाज़रीन, आपने एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब की गुफ्तगू सुनी। अब वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे वफाकी बजट के हवाले से, और ख़ास तौर पे सिंध हुकूमत और KP हुकूमत की तरफ से वफाकी हुकूमत से जो गिले शिकवे किए जा रहे हैं, और उस पर हमारे साथ मौजूद होंगे इख्तियार वली खान साहब जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, वफाकी बजट के बाद सिंध असम्बली में सिंध का बजट और KP असम्बली में KP का बजट भी पेश कर दिया गया है, लेकिन दोनों जो सूबाई हुकूमतें हैं वो वफाकी हुकूमत से नाला नज़र आते हैं। उनके शिकवे शिकायत जो हैं वो जारी हैं, और उनका कहना है कि इन सूबों को वफाक ने इग्नोर किया है। क्या वाकई ऐसा है? इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ ख़ास तौर पे मौजूद हैं जनाब इख्तियार वली खान साहब जो कि सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। थैंक यू वेरी मच खान साहब, आपने टाइम दिया। सर, यहाँ से शुरू कर देते हैं कि अगले माली साल के लिए जो वफाकी बजट पेश किया गया है, इस पे आपका क्या तबसरा है? क्या हम वाकई ही इसको अवाम दोस्त बजट कह सकते हैं?
बहुत शुक्रिया इमरान याकूब साहब। देखें, बजट एक अवामी बजट और फिर आइडियल किस्म का वेलफेयर बजट पेश करना, ये हमारा ख्वाब नहीं है कि कोई ऐसा बजट हम पेश करें जिसमें हम आवाम को कहें कि हमने आपको गैस फ्री कर दी, बिजली फ्री कर दी, नौकरियां बहुत सारी हैं, टैक्सेस कोई नहीं है, एक फ्री लाइफ आप गुजारें। बट इट्स दैट कुड बी अ विश, बिकॉज हम एक ऐसे माहौल में फंस चुके हैं, ये जो IMF का जाल है उसमें हम ऐसे फंस चुके हैं कि अब वहां पे अब जब आप IMF के प्रोग्राम में हो तो आप एक आइडियल बजट पेश नहीं कर सकते। लेकिन अब अगर मैं आ जाऊं उन मखदूश हालात की तरफ पे कि आज से तकरीबन अगर आप देखें 2016 की अगर मैं बात करूं तो 2016 में 2016 में नवाज शरीफ ने IMF का प्रोग्राम क्लोज कर दिया था। क्लोज करके उनको कह दिया था कि अब हम अपने पैरों पे खड़े हो चुके हैं और हमें आपकी मदद की अब जरूरत नहीं है। उस वक्त जब आपकी इकोनॉमी स्टेबल हो गई थी, जब आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आइडियल पोजीशन पर पहुंच गए थे, आपकी GDP फर्स्ट क्लास हो रही थी, इन्फ्लेशन रेट आपका घट रहा था, और दुनिया की जितनी जो मालियाती एजेंसियां हैं वो आपको एमर्जिंग इकोनॉमी के तौर पर मूडीज हो गया, फैच हो गया, इवन IMF आपको एमर्जिंग इकोनॉमी के तौर पे आपको गर्दान रहा था कि ये लोग बन चुके हैं, बन रहे हैं, उभर रहे हैं। लेकिन उसके बाद फिर एक नारा लगाया गया कि जी क्यों ना एक मौका खान को दे दें। वहीं से सारी खराबी शुरू हुई। और मैं ज्यादा लंबा अगर ना हाँ सब गुजारिश सुनिए करूं तो इमरान याकूब साहब हाँ सब, ये सारी बातें जो है ना बहुत दफा हो चुकी। हेलो सर, ये सारी बातें बहुत दफा हो चुकी। मैं तो सिंपल आपसे जानना सिर्फ ये चाहता हूँ कि क्या ये अवाम दोस्त बजट इसको कहा जा सकता है? देखें, आपके जो अपने साथी हैं, अपने जो आपके मखदूश हालात में जी सर, अब आपके जो अपने साथी हैं पीपल्स पार्टी वाले, वो भी नाला है। मुराद अली शाह साहब देखें क्या कहते हैं, उसके बाद आपसे जानते हैं। दिखाएं जी मुराद अली साहब क्या कह रहे हैं। तो मैं रिकमेंड तभी कर सकता हूं असेंबली को कि मेरी 3 खदशात जो हैं वो आप दूर करें। और सबसे ऊपर यही था कि ये स्कीमें जो आपने डाली हैं हाउसिंग एंड वर्क्स में, जैसे बाकी सूबों के लिए आपने सूबों में रखी हैं, इसको भी सिंध सूबे की एग्जीक्यूशन में थे। पीपल्स पार्टी वफाक में बजट को सपोर्ट नहीं करेगी अगर ये दुरुस्त नहीं करते। आप हमें सिंध को वफाक से नहीं चला सकते। देखिए, मुराद अली शाह साहब तो कहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कह दिया है कि अगर हमारी तजावीज़ ना मानी गई तो हम वफाकी बजट जो है उसमें साथ नहीं देंगे उसकी मंजूरी में। ये मामूली बातें हैं इमरान याकूब साहब, ये इतनी बड़ी बातें नहीं है। कुछ तजावीज़ आपकी मान भी ली गई हैं और कुछ तजावीज़ जो हैं वो मान ली जाएंगी। बैठ के बात करनी होती है। और इतना बजट जब आप पास करते हैं और आपकी मतलब आपके पास सिंगल हैंडेड कोई अक्सरियत भी ना हो तो इत्तेहादियों की सुननी भी पड़ती है, उनकी माननी भी पड़ती है, मानेंगे भी। लेकिन जो मखदूश हालात हैं और जो मखसूस हालात हैं, इसमें इससे बेहतर बजट आई बैठ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए और कह दे कि हम इससे बेहतर बजट पेश कर सकते हैं। नोबडी कैन डू दिस। अच्छा जी, फिर आपको याद होगा। ठीक है हाँ साहब, ठीक है। इन हालात में फिर जो बजट केपी असम्बली में पेश किया गया खैबर पख्तूनख्वा के लिए, क्या उसमें आप समझते हैं कि वो भी तो उसी तरह के हालात हैं? वो कैसा बजट है? अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के बजट पर मैं कल इंशाल्लाह एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, लेकिन वहां के तो बजट के हालात कुछ और हैं। मतलब स्कीमें बनाना, उसको अनाउंस करना और 2 साल और 3 साल बाद उसको क्लोज कर देना। मतलब उस पर पैसे जितने लग गए, नहीं लगे ना लगे, स्कीम बंद कर दो। 300 स्कीमें उन्होंने बंद कर दी हैं और 810 नई स्कीमें खोल दी हैं। पैसे स्कूलों का ऐलान तो किया जाता है। आप वफाकी बजट में उठाएं, अगर कहीं यूनिवर्सिटी है तो आपको मेंशन होगा कि यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी, अस्पताल है तो अस्पताल कहाँ बन रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में स्कूलों का ऐलान किया गया है, लेकिन उसका तयन नहीं किया कि स्कूल कौन से जिले में बनेंगे, कहाँ पे
किस तहसील में, किस शहर में बनेंगे, किस देहात में बनेंगे। BHUs का ऐलान किया जाता है लेकिन वो बनते नहीं है। जैसे ही 1 अरब दरख्त थे जिसका कागजों में तो जिक्र है लेकिन अगर आप ऑन ग्राउंड आ जाए तो वहां पर नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा की तो मजे की निराली बातें आप देख लें कि एक जिला कोहिस्तान में 200 अरब रुपया जाली चेकों से निकाला जाता है। सर आप मतलब खैबर पख्तूनख्वा से कम हमें आप उनके साथ आप हमें ना करें, कंपेरिजन हमारा ना करें जहां पर लिटरेसी रेशो गट के, जो कहते हैं कि हमने तालीमी इमरजेंसी नाफिज कर रखी है, लिटरेसी रेशो घट कर 51% पे आ गई है, जो सिंध से भी कम है, पंजाब से भी कम है। लेकिन इख्तियार वली साहब मुजम्मिल असलम साहब जो उनके मशीर खजाना है वो तो कहते हैं कि वफाक की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा को बिल्कुल नजरअंदाज किया गया। मुजम्मिल असलम साहब को कल मैं जवाब दूंगा, कल मैं तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। मुजम्मिल असलम साहब से पूछेंगे कि 500 अरब रुपया आपको वफाक ने दिया था कबाइली अजला के लिए, 500 अरब रुपया वो कहां लगा है? काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के लिए, वॉर अगेंस्ट टेरर के लिए आपको पैसे दिए, वो कहां लगे? पुलिस को रिस्ट्रेंथन और उसको इक्विप करने के लिए आपको पैसे दिए, वो पैसे कहां लगे? 20-20 और 40-40 अरब रुपए के जिले से जाली चेकों से निकाले जा रहे हैं। एक सेहत कार्ड पर जिसपे ये पूरी सियासत इनकी कड़ी है, एक सेहत कार्ड जिसपे ये पूरी इनकी जेबी भी भरी जाती है। सेहत कार्ड में एक अस्पताल में एक मरीज के एक दिन में, वैसे तो एक ही ऑपरेशन होता है ना, ये एक मरीज का एक दिन में एक अस्पताल में 20-20 ऑपरेशन कर देते हैं। अच्छा हाँ साहब, ये फरमाइए कौमी इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक हुकूमत मुतअद्दिद शोबों में शरह-ए-नमू का हदफ पूरा करने में नाकाम रही है। अब ये कौमी सर्वे जो है उसकी इक़्तिसादी सर्वे उसकी रिपोर्ट है, मेरी नहीं है। तो आप क्या समझते हैं अगर पिछले साल इस तरह रहा तो आइंदा जो माली बजट है उसमें जो आपने अपने टारगेट रखे हैं वो अचीव कर पाएंगे या अगले साल भी इसी तरह से होगा? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो महंगाई थी, जो चीजें हमने अचीव की हैं, हम उस पर बात बिल्कुल नहीं करते। महंगाई की शरह जो थी एक साल पहले ये 34 और 36% थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह सिंगल डिजिट पे आ चुकी है, 4 और 4.5 पे है। आपका इन्फ्लेशन रेट जो है वो घट के आ गया है, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वो ऊपर जा रहे हैं। तो जो सर्वे में कभी भी कोई भी अहदाफ, मुझे आप हिस्ट्री बता दें, पाकिस्तान के बने हुए 78 साल हो गए, कौन से बजट में कौन से सारे आदाद शुमार कभी हमने वो किए अचीव किए? नहीं हो सकते, पॉसिबल भी नहीं है। और फिर ऐसे हालात में मैं कहता हूं डोंट फॉरगेट, मुझसे आप सवाल करें तो आप 2021 का मुआहिदा याद रखें, जब इस मुल्क का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी IMF के पास इमरान खान और उनकी हुकूमत ने गिरवी रखवा दिया। बहुत उस पाकिस्तान को बचाने के लिए निकले हैं। तो सर इट विल टेक सम टाइम, इट विल टेक सम वेरी सिंसियर एफर्ट्स। इसके बगैर कुछ नहीं होगा। हमारे काम में कोताही हो सकती है, उसमें ऊंच नीच हो सकती है, बट हमारी नीयत में कोई खोट, कोई शक नहीं है। हमारा मकसद एक ही है कि पाकिस्तान की नैया को, डूबती नैया को इस भंवर से हम निकाल लें। और हम फिर कहते हैं, मैं चैलेंज देता हूं किसी भी इकोनॉमिस्ट को, वो जो PTI कहती थी कि हमारे पास 200 इकोनॉमिस्ट की टीम है, वो भी हमने देख लिया कि हर साल उनका वजीर खजाना चेंज हो जाता था। कोई भी जमात आए और वो कह दे कि इससे वो बेहतर बजट पेश करे, नोबडी कैन डू दिस। बहुत शुक्रिया इख्तियार वली खान साहब। नाज़रीन, आपने इख्तियार वली खान साहब की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि वो चैलेंज देते हैं कि कोई भी इकोनॉमिस्ट आ जाए और इससे बेहतर बजट बना के दिखा दे। मौजूदा हालात में इससे बेहतर बजट पेश करना मुमकिन नहीं था। आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।